बनता है रामस्य। दूसरा रूप बनता है रामेश। इसी प्रकार से इसका रूप बनेगा नपस्सठ और परिवर्तन नहीं करने पर रूप बनता है नपस्सठ। इस प्रकार से इन उदाहरणों का संधि युक्त पद बनता है। संधि युक्त पद जो आपको बनाना है वो अधिकांशतः दोनों ही बनाने हैं, लेकिन यदि किसी और स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वो एक रूप बनाकर भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि। पूछने वाला किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपको जब रूप बनाने का काम पड़ता है तो आपको ये दोनों ही रूप अवश्य बनाना। इस प्रकार से यह संधि विच्छेद का नियम। इसके बाद आता है संधि युक्त पद। संधि युक्त पद। संधि युक्त पद की जो पहचान है, संधि युक्त पद की जो पहचान है वो पहचान है कि दो सकार या सरल या नंबर 1, नंबर 2 या विसर्ग। यदि संधि युक्त पद में तुम्हें दो सकार दिखाई देते हैं या स्वरवर्ण दिखाई देते हैं तो वहां विसर्ग संधि होती है। दूसरा, यदि संधि युक्त पद में पहले पद के अंत में यानी विसर्ग जब शेष रहता है, दूसरा रूप जो बनता है विसर्ग जब शेष रहता है तो आपको दोनों ही पद अलग अलग दिखाई देते, और दोनों पद अलग अलग दिखाई देने पर ये भ्रम पैदा होता है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि शायद हो सकता है कि इसमें प्लस का निशान नहीं दिया गया है, इसलिए उसको हम संधि युक्त पद का जो दूसरा रूप है वही बना देंगे, जबकि वो संधि युक्त पद का एक भाग दिया है और वो भाग है विकल्प वाला, अर्थात विसर्ग को उसमें उसने परिवर्तन नहीं किया। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। संधि युक्त पद में दो सकार दिए हो, स्वरवर्ण दिए हो, एक ही बात है, या मध्य में विसर्ग दिया हो, दोनों पद अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। मध्य में विसर्ग का जो चिन्ह है उसका प्रयोग आपको मिलता है, और मध्य पहले पद का अंतिम जो हिस्सा होता है वही मध्य भाग होता है। उस स्थान पर यदि विसर्ग दिखाई देता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। यदि दो सकार दिए हो तो परिवर्तन आधे वर्ण में किया जाता है, यदि विसर्ग दिया हो तो विसर्ग के बाद ही आपको प्लस का निशान लगाना। जैसे ये है,
विषाद, ये पहला रूप और ये है निस्संधि। ये दोनों ही रूप दिए हैं। इसमें विसर्ग को स्वरवर्ण में बदल दिया है। इसमें जो दूसरा जो उदाहरण है, इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं किया, विसर्ग में परिवर्तन नहीं किया है। इसका रूप बनेगा निहिषाद। इसका भी संधि विच्छेद जो होता है वही होगा निहिसंधि। ये रूप यदि आता है तो गलतियां अधिकांशतः इस रूप में होती हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि का नियम है। यदि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वरवर्ण दिया हो तो वहाँ विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में बदल देते हैं, परंतु जो ये बदलने का जो नियम है वो विकल्प का नियम है। विकल्प का मतलब है कि विसर्ग को उसी स्वरवर्ण में बदल दो या नहीं बदलो। यदि संधि युक्त पद में दो सकार दिए हों या विसर्ग दिया हो तो वह विसर्ग संधि होती है। उस विसर्ग के बाद प्लस का निशान लगा देते हैं या एक स्वरवर्ण को, जो आधा स्वरवर्ण है उसको विसर्ग में बदल कर उसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। ये विसर्ग संधि का नियम। दोनों ही संधियां एक दूसरे के पूरक संधि। सत्र जो इसका पहला भाग है और दूसरा है विसर्ग। सत्र संधि में यदि एक स्वरवर्ण मिलता है तो वह सत्र विसर्ग संधि होगी और यदि दो स्वरवर्ण दिए हो तो वह विसर्ग संधि होती है। सत्र संधि में विसर्ग को जिस स्वरवर्ण में बदलते हैं उसी का वर्ण सत्र को लिखते समय प्रयोग में लाया जाता है। इसमें इसका नाम ही विसर्ग संधि है। ये दोनों ही संधियां एक मुख्य संधि मानी जाती हैं। कभी कभी अधिकांशतः इस विसर्ग संधि को आपके लिए वो देता है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से यह विसर्ग संधि का दूसरा भाग है जिसका नाम है विसर्ग संधि। पहला भाग सत्र विसर्ग संधि, दूसरा भाग विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब है कि जहाँ विसर्ग शेष रहता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग शेष नहीं रहता, यदि विसर्ग शेष नहीं रहता तो यहाँ विसर्ग संधि इसका नाम नहीं दिया होता। यह विसर्ग जो संधि है कभी कभी इसको सिलेबस से बाहर कर दिया जाता है, कभी कभी इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे अनुस्वार संधि के जो अगले भाग हैं उन भागों को भी कभी कभी हटा दिया जाता है, कभी कभी उनको जोड़ दिया जाता है।
जब उन्हें सिलेबस में जोड़ा जाता है तो उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है, और यदि उनको हटा दिया जाता है तो उसका बेसिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि का जो दूसरा भाग है, ये भाग जो है ये छोटा भाग है। इसका नियम सरल नियम है, इसीलिए इस संधि को आज इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।